नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर पहले चरण की 102 लोकसभा सीटों पर जो विश्लेषण है, जो रुझान है, वो बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, क्योंकि कई यहां पर सीटों पर उलटफेर की संभावना दिखाई दे रही है और वोटिंग परसेंटेज के भी अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। तो वोटिंग के बाद क्या कुछ माहौल बदला है और पहले फेज को लेकर जो रुझान है वो किसके पक्ष में इशारा कर रहे हैं, क्योंकि पहले चरण का जो गणित रहा है 2014 में 40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने और 2019 में 41 सीटें, लेकिन ये आंकड़ा जो है वो घटता नजर आया है। तो मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर करीब 63% लगभग वोटिंग हुई है और 6 सीटों के लिए अगर बात की जाए तो सीधी में 51% लगभग वोटिंग है, शहडोल में 59%, मंडला में यहाँ पर 68%, बालाघाट में 71%, जबलपुर में 56%, छिंदवाड़ा में 73% यहाँ मतदान देखने को मिला है। और क्या कुछ आंकड़ा रहा था 2019 के लिए मध्य प्रदेश की इन 6 सीटों के लिए 2019 में यहाँ पर 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने और 1 सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार काफी कुछ हलचल देखने को मिली है और छिंदवाड़ा सीट काफी महत्वपूर्ण मानी गई है और वीआईपी सीटों में से रखा गया। और यहाँ की जनता का जो रुझान रहा है छिंदवाड़ा को लेकर, यहाँ नकुल नाथ कांग्रेस से तो विवेक बंटी साहू भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मैदान में थे। और ऐसे में यहाँ का जो माहौल बना है उस लिहाज से, इन 6 सीटों का जो विश्लेषण है उस लिहाज से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें, कांग्रेस को 1 और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना हो सकती है। जबकि उत्तराखंड की 5 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग खत्म हो चुकी है और 53% लगभग वोटिंग देखने को मिली है, जबकि जम्मू कश्मीर की उधमपुर सीट पर भी वोटिंग खत्म हुई है। उधमपुर सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े दावे किए हैं। आंकड़ों के हिसाब से पलड़ा भारतीय जनता पार्टी का इस सीट पर भारी हो सकता है। जबकि उत्तराखंड की 5 सीटों के लिए टेहरी, गढ़वाल, अल्मोड़ा, यहाँ पर नैनीताल, उधमपुर और नगर और हरिद्वार सीट पर काफी कुछ बदलाव देखने को मिले। हरिद्वार सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, जिस कारण से यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी से जबकि वीरेंद्र रावत कांग्रेस उम्मीदवार के बीच इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। सीट को वीआईपी सीटों में रखा है, जिस कारण रुझान है उस लिहाज से उत्तराखंड की 5 सीटों के लिए जो वोटिंग खत्म हुई है, जो आंकड़े बन सकते हैं, जो अनुमान है, उस हिसाब से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस भी कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है, जो उत्तराखंड को लेकर अनुमान सामने आ रहा है। जबकि असम की 5 सीटों पर भी वोटिंग खत्म हुई है पहले फेज के लिए और असम को लेकर जो 2019 के नतीजे थे उनमें 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जबकि 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में रही थी। लेकिन इस बार जो अनुमान लगाया जा रहा है उस लिहाज से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जबकि कांग्रेस या फिर अन्य के पक्ष में 1 सीट जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी की 1 सीट और कम हो सकती है, जो अनुमान है कि 3 से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जबकि कांग्रेस या अन्य के पक्ष में 1 सीट पर जीत का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है, जो पहले फेज को लेकर अनुमान सामने आ रहा है। जबकि उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर भी वोटिंग हुई है, 57% लगभग वोटिंग इन 8 सीटों पर देखने को मिली है। कई सीटें ऐसी रही हैं जहां सीधे तौर पर आमने सामने की टक्कर देखने को मिली है। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत पर 8 सीटों पर मतदान खत्म हुआ है। और उसके बाद कितना कुछ माहौल यहाँ के आंकड़े आ रहे हैं, जो जनता के रुझान है उस लिहाज से 2019 के भी आंकड़ों की अगर बात की जाए तो 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी और बीएसपी समाजवादी पार्टी गठबंधन को 5 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार बीएसपी अलग चुनावी मैदान में है और समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, तो इस गठबंधन को कितनी सीटें मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है। जो अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उत्तर प्रदेश की इन 8 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट का फायदा हो सकता है, करीब 4 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट, 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी, बीएसपी और अन्य के पक्ष में 0 सीट का अनुमान हो सकता है, जो उत्तर प्रदेश की 8 सीटों को लेकर जो अनुमान पहले फेज को लेकर लगाया जा रहा है। अगर उत्तर प्रदेश की सीटों की बात की जाए तो कहां कड़ी टक्कर हो सकती है, त्रिकोणीय टक्कर दिखाई दे रही है और माना जा रहा है कि जिन जिन सीटों पर त्रिकोणीय टक्कर होगी सीधे तौर पर फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने की संभावना हो सकती है, जिस कारण के रुझान सामने आ रहे हैं। तो सहारनपुर में यहाँ पर जो त्रिकोणीय टक्कर हो सकती है, इमरान मसूद कांग्रेस से, तो यहाँ पर मासिद अली बीएसपी और राघव लखनपाल भी भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मैदान में रहे हैं। जबकि कैराना में भी यहाँ पर त्रिकोणीय टक्कर दिखाई दे रही है। पीलीभीत में भी भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बदले हैं, लेकिन यहाँ पर भी त्रिकोणीय टक्कर में भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सकता है। जबकि बिहार को लेकर भी 4 सीटों पर पहले फेज को लेकर जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं और पहले फेज में 4 सीटों पर वोटिंग खत्म हुई है और यहाँ पर भी काफी हलचल देखने को मिली है। इस बार तेजस्वी यादव ने जिस कार से यहाँ पर बिहार में प्रचार किए हैं, चुनावी जनसभाएं की हैं और नीतीश कुमार के एक बार फिर एनडीए में जाने के बाद बिहार में जो सियासी आंकड़ा है वो पलटता नजर आ रहा है और यहाँ को लेकर जो वोटिंग भी हुई है उससे भी काफी कुछ बदलाव देखने को मिले हैं। पहले फेज के लिए औरंगाबाद, नवादा, गया, जमुई में यहाँ पर वोटिंग खत्म हुई है। 2019 में इन
4 सीटों में से 2 सीटों पर एलजेपी, 1 सीट जेडीयू और 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रही थी। लेकिन इस बार काफी कुछ बदलाव देखने को मिला है। जो आंकड़े बन सकते हैं उस लिहाज से बिहार की 2 सीटों पर सीधे तौर पर टक्कर दिखाई दे रही है, जमुई और गया। यहाँ पर अरुण कुमार भारती एलजेपी से, अर्चना रविदास आरजेडी से चुनावी मैदान में है। जबकि अगर आंकड़ों की बात की जाए तो इस तरह का आंकड़ा बन सकता है। बिहार की 4 सीटों के लिए 1 सीट भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट एलजेपी, जबकि 2 सीटों पर आरजेडी की जीत की संभावना दिखाई दे रही है। सीधे तौर पर बिहार को लेकर कांटे की टक्कर इस बार विधानसभा चुनाव भी आने वाले वक्त में होने हैं और लोकसभा चुनाव में भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। जबकि महाराष्ट्र की 5 लोकसभा सीट की बात की जाए तो 5 सीटों पर वोटिंग खत्म हुई है। पहले फेज के बाद काफी हलचल महाराष्ट्र में भी दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर 2019 में 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट शिवसेना के पक्ष में रही थी। लेकिन इस बार शिवसेना भारतीय जनता पार्टी से जुड़ तो गई है, लेकिन जो उद्धव गुट है वो यहाँ पर कांग्रेस के साथ दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद कितना कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, जनता तय करेगी। आखिर महाराष्ट्र में क्या कुछ होगा, क्योंकि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में यहाँ विधानसभा चुनाव भी है, तो उसकी तैयारी भी अभी से की जा रही है। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो कौन सीट वीआईपी मानी जा रही है? देखिए, नागपुर से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता नितिन गडकरी और यहाँ पर विकास ठाकरे कांग्रेस के उम्मीदवार आमने सामने है, तो यहाँ का गणित बन सकता है। लेकिन जो अनुमान दिखाई दे रहा है, 5 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, जबकि कांग्रेस, उद्धव गुट प्लस एनसीपी के पक्ष में 4 सीटों पर भारी नजर आ रहा है। जबकि शिवसेना कोई 1 से 2 सीट पर भारी हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो है ज्यादा सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। लेकिन पलड़ा यहाँ पर जो है महा विकास अघाड़ी का यहाँ पर पहले फेज में भारी नजर आ रहा है। जबकि पहले फेज में राजस्थान की 12 सीटों पर भी वोटिंग खत्म हुई है और 50% से ज्यादा यहाँ पर वोटिंग देखने को मिली है। लेकिन राजस्थान के लिए जो विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता है उसका कितना फायदा मिल रहा है। लेकिन जिस कार की जनसभाएं हो रही हैं और जिस कार के वादे हो रहे हैं, जिस कार से अब कहीं ना कहीं जो चुनावी प्रचार रहे हैं वो बदलते नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके बाद कितना कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन बात की जाए तो पहले फेज के लिए यहाँ पर श्री गंगानगर, बीकानेर, नागौर, चूरू, झुंझुनू, दौसा में वोटिंग खत्म हुई है और भरतपुर, जयपुर शहर, सीकर, अलवर, जयपुर ग्रामीण, करौली, धौलपुर में वोटिंग खत्म हुई है। जिन सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, बीकानेर भारतीय जनता पार्टी की रही है, लेकिन यहाँ पर बड़े नेता, दिग्गज नेता चुनावी मैदान में थे और यहाँ पर उनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में दर्ज हो गया है। तो यहाँ पर चूरू, नागौर, जयपुर, अलवर वो सीटें हैं जहाँ कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। तो राजस्थान का जो सियासी गणित है, जो अनुमान सामने आ रहा है पहले फेज को लेकर, उसमें 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 3 सीटों पर कांग्रेस कड़ी टक्कर दे सकती है। 1 सीट अन्य के पक्ष में भी जाने का अनुमान हो सकता है, जो राजस्थान को लेकर गणित बन सकता है। तो राजस्थान के लिए काफी महत्वपूर्ण रही, जबकि छत्तीसगढ़ की 1 सीट बस्तर पर भी करीब 63% से ज्यादा मतदान देखने को मिला है और इस सीट पर जो अनुमान है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकता है। जबकि पश्चिम बंगाल की 3 लोकसभा सीटों पर भी अगर बात की जाए तो वोटिंग खत्म हुई है। पहले फेज के लिए जिस कार का अनुमान था उसमें कहीं ना कहीं काफी कुछ हलचल देखने को मिली है, क्योंकि 77% से ज्यादा मतदान देखने को मिला है, बम्पर वोटिंग देखने को मिली है। और जब भी बम्पर वोटिंग होती है उसका सीधे तौर पर अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ जनता बदलाव चाह रही है। और जिस कारण से कुंज बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी में यहाँ पर वोटिंग देखने को मिली है, उसका कितना फायदा मिल सकता है। त्रिपुरा की 1 सीट पर भी वोटिंग खत्म हुई है। अगर बंगाल की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल के लिए 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार जो अनुमान है उस हिसाब से पहले फेज को लेकर 1 सीट भारतीय जनता पार्टी, जबकि टीएमसी का 2 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है, क्योंकि वोटिंग परसेंट से कहीं ना कहीं जो है अनुमान जो लगाया है उस लिहाज से काफी खलबली पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिल रही है। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम पे भी यहाँ पर पहले फेज में वोटिंग खत्म हुई है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों पर भी वोटिंग खत्म हुई है। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर पहले फेज पर काफी हलचल रही थी, दूसरे फेज में भी यहाँ पर मणिपुर की वोटिंग होगी, क्योंकि यहाँ पर काफी हलचल है और असम के लेकर भी काफी हलचल रही है। तो मणिपुर की 1 सीट भारतीय जनता पार्टी, तो 1 सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है। पहले फेज के लिए तमिलनाडु की 39 सीटों पर भी वोटिंग खत्म हुई है। 39 सीटों की अगर बात की जाए तो 24 सीटों पर डीएमके, कांग्रेस को 8 सीटें, 2 सीटें सीपीएम और 2 सीटें सीपीआई के पक्ष में 2019 में रही थी। लेकिन इस बार गठबंधन बना है, कांग्रेस डीएमके के गठबंधन को सभी सीटों पर जीत का अनुमान हो सकता है, जो अनुमान पहले फेज को लेकर लगाया जा रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए मेघालय की 2 सीटें और लक्षद्वीप की 1 सीट पर भी यहाँ पर पहले फेज में वोटिंग खत्म हुई है। अंडमान की 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, तो पौंडीचेरी की 1 सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है। इस तरह से अगर बात की जाए तो पहले फेज को लेकर जो अनुमान है उस लिहाज से 32 से 44 सीटें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को जा सकती है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो करीब 44 से 54 सीट तक आंकड़ा पहुंच सकता है और रानी के पक्ष में 0 से 6 सीट का अनुमान पहले फेज को लेकर लगाया जा रहा है। यानी पहले फेज को लेकर जो अनुमान है उस लिहाज से काफी खलबली
पहले फेज में दिखाई दे रही है। रिकॉर्डिंग की टक्कर पहले फेज में देखने को मिल रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो पहले फेज के बाद अन्य फेजेस की भी अब वोटिंग बाकी है। तो ऐसे में जो अनुमान है उस लिहाज से किसका पलड़ा भारी होगा, जनता तय करने जा रही है। आखिर लोकसभा चुनाव में एनडीए सरकार या इंडिया गठबंधन की सरकार, इसको लेकर अपनी राय रख सकते हैं। आपको बता दें, चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है और आने वाले वक्त में जिस कार के चुनावी प्रचार हो रहे हैं, जिस कार के बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में हैं, उसके बाद जनता किसके पक्ष में जाएगी, ये जनता तय करेगी। तो आपको अपनी राय रखनी है। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।